Hello everyone, here I am discussing one of the most important chapter of macroeconomics for plus 2, that is national income and related aggregates. National income क्या होती है? Sum total of factor income by normal residents. टोटल कमाई फैक्टर इनकम से नॉर्मल रेजिडेंट्स की, उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो सर्विसेज हम लेते हैं और जो बदले में उनकी पेमेंट करते हैं वो क्या होती है? फैक्टर इनकम। देखो कौन कौन सी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई। लेबर को आप क्या देते हो? वेजेस। रेंट किस पे देते हो? बिल्डिंग पे। इंटरेस्ट कैपिटल पे। बिजनेस से क्या आता है? प्रॉफिट। ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स वो बंदे जो इंडिया में रहते हैं, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, ठीक है, वो या तो बाय बर्थ यहां पर है या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां पर है। ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि बंदा यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे स्पेंड कर रहा है, यहीं पे एक्यूमुलेशन कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है। ठीक है। कोई भी रेजिडेंट जो इंडिया में ही रह रहा है, यहीं पे काम कर रहा है, यहीं पे खर्च रहा है और यहीं पे अपने सेविंग्स कर रहा है। और नॉर्मल रेजिडेंट्स में हो क्या सकता है? सिटीजन्स हु रिजाइड इन आवर कंट्री, हु कंटिन्यू टू लिव इन कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है। वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे रेजिडेंट्स जो या हमारे सिटीजन्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं वो भी इंडियन ही गिने जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है। कौन कौन नहीं आता? फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते, फॉरेन स्टाफ नहीं आता एम्बेसी का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस याद रखना लोकेटेड इन इंडिया, हम उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं लेते। और जो एम्प्लॉइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको नहीं लेते। ठीक है। जैसे अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी लोकेटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका का बोलेंगे उसे, इंडिया का नहीं बोलेंगे। चाहे बिल्डिंग यहाँ पे सिचुएटेड है, वो यहाँ पे काम कर रहा है, सिर्फ काम करने यहाँ पे आया है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है क्रू मेंबर्स। ठीक है। किसी तरह का क्रू मेंबर, ट्रेवलर्स हैं, सीजनल वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर इंडिया में 1 साल से कम रह रहे हैं, या बॉर्डर वर्कर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहेंगे। ठीक है। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप, देयर इज अ डिफरेंस। ये लीगल कंसेप्ट है, ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि अगर पर्सन जैसे इंडिया में बॉर्न हुआ है तो उसे ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। रेजिडेंटशिप का मतलब होता है कि उसे 1 साल से ज्यादा इंडिया में रहते हुए हो गया है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका लाई कर रहा है इंडिया में, इस वजह से वो इंडियन बन गया या उसको रेजिडेंसी मिल गई यहाँ की। क्लियर है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी। वैसे तो टेरिटरी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, यहीं से गुड्स कंट्रोल होंगी, पर्सन्स, कैपिटल। ठीक है। इसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें आता क्या क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर यानी कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज, शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है जी। फिशिंग वेसल्स, ठीक, ये मोटा मोटा लर्न कर लो इसको। एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड इन अब्रॉड, इंडिया की बाहर है। ठीक है। कॉन्सुलेट्स, ये क्या होता है? एक ऑफिस या बिल्डिंग यूज्ड बाय ऑफिसर कमीशन्ड बाय गवर्नमेंट टू रिजाइड इन फॉरेन कंट्री टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू विच ही बिलोंग्स। ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी की हद में आएगा। जैसे देखो इंडियन इकोनॉमी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई बिल्डिंग, कोई जगह जिसे गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एलोकेट करा है एक बंदे को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इंडियन एक्टिविटीज को दूसरी कंट्रीज में कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। या प्रमोट किया जा सके, अगर किसी चीज को प्रमोट करना है, किसी को कंट्रोल करना है या प्रमोशन देनी, उस बिल्डिंग और ऑफिस में जो भी पर्सन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ अलॉट किया गया उसे कॉन्सुलेट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या क्या नहीं आएगा? याद रखना, एम्बेसीज नहीं आते, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं आती फॉरेन कंट्री की। अब देखो ध्यान से कि जापानीज एम्बेसी इंडिया में है, वो जापान को बिलोंग करेगी, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लोकेटेड विद इन दी ज्योग्राफिकल, हमारी कंट्री की बाउंड्री पे है तो हम उसे अपना नहीं गिनेंगे, वो उस कंट्री को बिलोंग करेंगे जहां की वो है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपी एट एफसी,
जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाएगी उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्लियर? ग्रॉस का मतलब क्या होता है या नेट का मतलब क्या होता है, अब ये ध्यान से समझना, ठीक है। ग्रॉस, नेट। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस जिस रेट पे वो मार्केट में एक्चुअली सोल्ड होगा वो मार्केट। फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट होगा वो अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इसमें याद रखना, ये फ्री होगा। इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये धीरे धीरे समझोगे आप क्या होगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, सब्सिडीज यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे एलपीजी सिलेंडर्स में इंडिया में मिलती है उसे हम सब्सिडीज बोलते हैं। अब सब्सिडी क्या है? मार्केट प्राइस को रिड्यूस करती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस देती है और गारंटी देती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की, ठीक है। अब मैंने आपको ग्रॉस नेट बोला था, ध्यान से समझना। ये नेशनल इनकम के 3 इंपॉर्टेंट रूल है गोल्डन। अगर ये आप अच्छी तरह कर लोगे, कोई भी प्रैक्टिकल हो, कोई भी कंसेप्ट आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो। अब याद रखना, ग्रॉस का मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट निकालोगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, यानी कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का एनआईटी। एनआईटी कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे अगर ब्रैकेट डालोगे तो ओपन होके ये सब्सिडीज माइनस हो जाएंगी, ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? एनआईटी। नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या है? नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वर्ड है आगे, ठीक है। फ्रॉम में से 2 निकालोगे तो नेट आ जाएगी। डोमेस्टिक में अगर आप नेट ऐड करोगे तो नेशनल निकल आएगी। 3 गोल्डन रूल है। आई रिपीट, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन, फैक्टर और मार्केट प्राइस का एनआईटी, नेशनल और डोमेस्टिक का नफीफा। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वन साइड पेमेंट, ठीक है। ये नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। ये यूनिलेटरल कंसेप्ट है, नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होता। याद रखना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, ठीक है। होती क्या है ये ट्रांसफर? जैसे गिफ्ट्स, डोनेशंस, चैरिटी। अनअर्न्ड कंसेप्ट है, यूनिलेटरल है। फैक्टर इनकम तो आपको पता है अर्न्ड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे दिया जाता है। बाइलेटरल है, 2 साइडेड है। ये नेशनल इनकम इंक्लूड होता है, ये एक्सक्लूड होता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट नेशनल इनकम। नेट प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। क्या होगा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आप विद इन इकोनॉमी प्रोड्यूस करोगे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग, 2 में डिफाइन की जाती है नेशनल इनकम। गुड्स एंड सर्विसेज आएगा तो आप सम टोटल किसका लोगे? गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर फैक्टर इनकम का आएगा तो आप किसका टोटल लोगे? फैक्टर इनकम का, ठीक है। अगर इन एक्सपेंडिचर आएगा तो आप टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लोगे। क्लियर? 3 में इसको बोला जाता है टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे आप वैल्यू एडेड मेथड लगा सकते हो, अभी से समझ लो, नेक्स्ट चैप्टर है वैसे तो। फैक्टर इनकम में आप इनकम मेथड। तीसरा आएगा एक्सपेंडिचर। 3 मेथड से आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, ये तीनों मेथड हैं उसके। जब गुड्स एंड सर्विसेज में वैल्यू करोगे तो नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर इनकम में करोगे तो इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम में करोगे तो फैक्टर इनकम बेसिस लोगे नॉर्मल रेजिडेंट्स की। अगर एक्सपेंडिचर में करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर लोगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर? बस आज तक का यही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।